सीज फायर है उसकी मुकम्मल तौर पर जो तफसील है वो सामने आ गई है कि ये सीज फायर हुआ किस तरीके से और क्यों भारत जो है वो सीज फायर मानने पर जो है वो तैयार हुआ है। अमेरिकी सहाफी हैं निक रॉबर्टसन, और निक रॉबर्टसन जो है उन्होंने CNN को एक इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर उन्होंने अभी अभी ये बात जो है वो बताई है। उन्होंने ये कहा कि कई दिन से दुनिया के कई ममालिक की तरफ से ये कोशिश जारी थी कि भारत को समझाया जाए और सीज फायर करवाया जाए, लेकिन भारत नहीं मान रहा था। और पाकिस्तान चूंकि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा था, उस वक्त पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा था, पाकिस्तान ने कोई अटैक उस वक्त नहीं किया था, तो इसीलिए भारत के अंदर एक ये मामला था कि नहीं जी हम तो बदमाश हैं और हम तो सीज फायर नहीं करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तानी जो मिसाइल्स थे जब वो भारत पर बरसना शुरू हुए हैं, उस वक्त भारत के होश ठिकाने आए और फिर उसके बाद जो है वो भारत अमेरिका के पास गया है और अमेरिका ने फिर सऊदी अरेबिया और तुर्की से राब्ता किया और फिर इन तीन ममालिक की मुशावरत से ये जो पाकिस्तान के पास आए कि जी खुदा का वास्ता है इसको बंद कर दो, और फिर जो है वो ये सीज फायर का मामला जो है वो तय पाया है। तो बेसिकली पाकिस्तानी जो मिसाइल्स की जो बारिश हुई है भारत पर, उसके बाद होश ठिकाने आए हैं भारत। दिस इज फ्रॉम निक रॉबर्टसन, ये लेटेस्ट है जी। बिल्कुल जी मसूद साहब, देखिए ये तो बात है ना कि अगर एग्रेशन किया जा रहा है तो ज़ाहिर एक मौके पर आपको उसका जवाब देना है। रेस्टोरेंट का मुजाहरा तो आपने करना है, लेकिन जवाब के बगैर, क्योंकि जो सिफारतकार हमसे बात करते हैं वो कहते हैं इस तरह दुनिया नहीं चल रही है। जो आप समझ रहे हैं ना कि UN के बड़े इदारे, ह्यूमन राइट्स के इदारे काम सब बड़ा मानते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये कानून ये है कि पावर जो है ना वो स्पीक्स, पावर बोलती है। एग्जैक्टली आप देख लें, हमारे सामने मिसाल है गजा की सूरत हाल। आप देख लें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस को इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हुए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हुए। तो देखें, माइट इज राइट वाली बात थी। अगर आप मजबूत है अब देखें कि वो पाकिस्तान को समझ रहे थे पैलेस्टाइन है और इंडिया इजराइल बना हुआ था। मेरे ख्याल में उनकी वो कंसेप्ट, वो सोच जो थी उसको शिकस्त दी गई और पाकिस्तान ना सोमालिया है, ना सूडान है, ना यमन है, ना इराक है, ना सीरिया है। पाकिस्तान एक कन्वेंशनल फोर्स है, एक एटॉमिक पावर है, एक मिसाइल फोर्स है। वी डेमोन्स्ट्रेटेड दिस पावर और हमने यहाँ कह दिया था कि वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, फुल स्पेक्ट्रम के जा सकते हैं अगर हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट किया जाए। सो वी डिड, और हमने उसको फिजिकली करके दिखाया और वो रिजॉल्व है। देखें कि ये रिजॉल्व लीडरशिप में होती है, वरना जिस तरह देखें पीछे आज ये आर्मी जो है ना, ये आज से 5 साल वाली भी नहीं है, उससे बड़ी डिफरेंट है। आज से 20 साल 50 साल बहुत डिफरेंट आर्मी है। और फौज में हम कहते हैं इट इज द लीडरशिप जो काउंट करती है, जो लीड करता है फ्रॉम द फ्रंट, चाहे वो प्लेटून कमांडर है या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। लोग हमेशा अपने कमांडर की तरफ देखते हैं, उसको डिसीजन को देखते हैं, उसको ओबे करते हैं। ये तमाम तीनों सर्विसेज में ये चीजें चलती हैं। तो मेरे ख्याल में इसी तरह हुआ है और जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप थी और कौम जो साथ थी ना, जिस तरीके से अभी देखे कि नूर खान में का साथ होना बड़ा अहम होता है। सर बिल्कुल, कौम का साथ होना बड़ा अहम होता है। अच्छा, मैं गजनफर साहब की तरफ भी जाना चाहूंगा। गजनफर साहब, अभी बात हुई कि जी इजराइल और भारत जो है उनका एक गठजोड़ है और जो ड्रोन हमले भी पाकिस्तान पर उन्होंने करने की कोशिश की वो भी इजरायली ड्रोन थे और इजराइल और भारत जो है वो मिलकर ये अपनी टेक्नोलॉजी और उनकी एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब मुझे ये बताइए कि जाहिर है ये दोनों अब जब हारे हैं, क्योंकि भारत की हार जो है वो एक तरीके से इजराइल की भी हार है, तो ये जो दोनों हारे हैं तो ये दोनों शातिर दिमाग आप दोबारा बैठकर क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में और क्या हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हम सब ने नरेंद्र मोदी को और उसके गैंग ऑफ फोर को कंडेम किया और करना चाहिए, लेकिन मैं उसका आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम आल्सो एंड आर्मी इज आल्सो थैंकफुल टू हिम। वो इसलिए कि हमने जो मिसाइल्स बनाए थे, जो हमने JF-17 थंडर बनाया था, जो हमने J-10 बनाया था, वो हमने रेंजेस के ऊपर तो टेस्ट कर लिए थे मिसाइल्स कि जी ये 30,000 किलोमीटर तक जा सकता है, ये 1,000 किलोमीटर तक जा, लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिकल लाइव टेस्टिंग नहीं की थी। लाइव टेस्टिंग उस वक्त होती है जब आप कॉम्बैट में होते हैं। तो साफ जाहिर है पाकिस्तान तो वो कॉम्बैट शुरू नहीं कर सकता था, ना वो वॉर शुरू कर सकता था। अब नरेंद्र मोदी ने अपनी अहमखाना हरकतों से हमें ये चांस प्रोवाइड किया, तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम यार, कि तुमने हमें चांस दिया कि हमने फतेह को टेस्ट किया, फतेह 1 को टेस्ट। अगर आप हमें और चांस देंगे तो हम फतेह 2 को भी टेस्ट कर लेंगे, शाहीन को भी टेस्ट कर लेंगे, गजनवी को भी टेस्ट कर लेंगे, अब्दाली को भी टेस्ट कर लेंगे। तो पाकिस्तानी कौम जो है ना वो ग्रेटफुल है इंडियन स्टूपिड लीडरशिप की, जिसकी वजह से हमें ये चांस मिला कि हमने अपने एसेट्स को टेस्ट किया है। दूसरी चीज जो आपने बताई इजराइल के बारे में और इंडिया, देखिए दुनिया में एक नेक्सस चल रहा है, याद रखिएगा।
वो नेक्सस है ज़ियोनिज्म का, और उसके अंदर है हाई ग्रेड क्रिश्चियन जिनको आप नियोकॉन्स कहते हैं। नियोकॉन्स और ज़ियोनिज्म का जो नेक्सस है, इसकी रिफ्लेक्शन आपको गजा में नजर आती है, जहां पे उन्होंने 90,000 के करीब 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसलिए कि जो हाई ग्रेड क्रिश्चियंस हैं वो अमेरिका के पॉलिसी साज इदारों में ज़ियोनिस्ट जो लॉबी है, और ज़ियोनिज्म का मतलब है दहशतगर्दी। जो हाई ग्रेड ज़ियोनिस्ट हैं वो ये कहते हैं टू टॉक अगेंस्ट इजराइल इज टू टॉक अगेंस्ट गॉड। सो वो उस चीज को लेके चलते हैं, और वहां पे नियोकॉन्स का और ज़ियोनिज्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस जो दुनिया को तबाह कर रहा है। अब उसके अंदर एक और चीज आ गई, वो है हिंदुत्व और मुद्दत्वा। अब ये हिंदुत्व और मुद्दत्वा जो है ये मिल गया ज़ियोनिज्म के साथ और नियोकॉन्स के साथ। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं अब आपके सब कॉन्टिनेंट में, और रिफ्लेक्ट कर रही है पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप पे। क्योंकि जब उन्होंने ये ड्रोन्स फायर किए तो वो इजरायली ड्रोन्स थे। उससे पहले जो उन्होंने मिसाइल्स फायर किए वो भी स्पाइक्स थे जो इजरायली मिसाइल थे, और लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने इंडिया को बेचे हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये बेचे नहीं है, ये उन्होंने डोनेट किए हैं हम इंडिया को। और मैंने जिस वजह ये शुरू हुई थी तो हमने ये इंटरसेप्ट किया था कि इजराइल का एक मुसैद का और इजराइल आर्मी का एक मेजर जनरल की लीडर क़यादत में एक वफ्द है जो नदरन कमांड के अंदर बैठा हुआ था, जनरल ऑफिसर कमांडिंग नदरन कमांड के साथ ये सारी चीजों को कंबाइन कर रहा था। और तो सर ये जो इजराइल और इंडिया की जो कोलैबोरेशन है मिसाइल्स के हवाले से, इसके हवाले से भी मैं अपने नाजरीन को बताऊं कि ये जो मिसाइल्स हैं ये भारत में बनते भी हैं, और भारत का जो अडानी ग्रुप है और इजराइल का जो एल्बिट ग्रुप है, ये दोनों की कोलैबोरेशन है। हैदराबाद में इनका ये प्लांट है या फैक्ट्री है, हैदराबाद में इंडिया में, और ग्वालियर में इनकी एक और असला बनाने की फैक्ट्री है। ये दोनों कंपनी इजरायली और भारतीय मिलकर जो है वो बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम फिर अगर करते हैं कुछ तो आदाफ बिल्कुल ये आदाफ होने चाहिए। एग्जैक्टली मसूद सर, ये एक सवाल है आपसे, जहां से शुरू हुई थी ये बात पहलगाम से, दिस विक्ट्री एंड एंटायर सॉरी ये ड्रोन्स के ऊपर जो आपको मार्किंग और जो सीरियल नंबर नजर आया है ना, जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने नलिफाई किए हैं, ये सारे के सारे वो ड्रोन्स हैं जो इजराइल के अंदर मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं। क्योंकि जो ग्वालियर की फैक्ट्री आप बता रहे हैं ना, वो ग्वालियर की फैक्ट्री बड़े अरसे से बंद हुई है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजन। तो इंडिया जो है वो इन ड्रोन्स की शॉर्टेज फील कर रहा था। तो ये आपको याद है, आपकी नजर से गुजरा होगा कि कोई 2 हफ्ते पहले इजराइल के 2 जहाज है जिन्होंने आके श्रीनगर एयरफील्ड पे लैंड किया और उधमपुर एयरफील्ड पे लैंड किया, और उससे म्यूनिशन, क्योंकि आजकल तो सैटेलाइट के जरिए हर ट्रैकिंग हो जाती है। बिल्कुल, एक है डिफेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिपेंडेंट खबरें देता है दुनिया की डिफेंसेस के सिस्टम की। उन्होंने एक ग्लोबल डिफेंस के अंदर ये चीज रिपोर्ट हुई थी कि इजराइल जो है इंडिया को ड्रोन्स और मिसाइल सप्लाई कर रहा है। अब उसका क्या मकसद था, मकसद आपको सामने, लेकिन बात सिर्फ इतनी कहना चाहूंगा, जिसने ये कमेंट किया है ना, मैं उसको 100% मार्क्स देता हूं। उन्हें कहा रफेल तैयारे से अच्छा तो हमारा वड़ाई तैयारा है जो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। मतलब ये इससे तो सर फिर ये बात भी वाजे होती है ना कि यूएस की तरफ से भी पूरा मौका दिया गया उनको, यानी जब पहले 2-3 दिन पहले पूरा मौका दिया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान ने बड़ा इंटेलिजेंट एक मौके को इस्तेमाल किया। मैं कल ये बात नहीं कह रहा था, परसों भी मैंने ये बात नहीं कही, लेकिन ये मेरा ये बिलीफ था कि जिस वक्त IMF का लोन सैंक्शन हो गया उसके बाद पाकिस्तान जो है कार्रवाई करेगा। ब्रिगेडियर साहब, ये प्लीज बताइएगा कि मैं पूछना चाहती थी कि पहलगाम से बात शुरू हुई, तो व्हाट डज दिस वॉर, दिस विक्ट्री फॉर पाकिस्तान मीन्स फॉर द पीपल ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर? जी मसूद साहब। जी हाँ, मेरे ख्याल में देखें कि जिस तरीके से वहां पे लोगों में एक हमने रिजॉल्व देखा, आपने देखा होगा जिस तरीके से अब इसके बाद ही वहां पे जो बैकलैश आया, वहां पे घरों को उन्होंने मसमार करना शुरू कर दिया था, थाउजेंड्स दे वर अरेस्टेड। इसके बावजूद वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आके अपोज कर रहे थे इंडिया को, और वो बता रहे थे 1 मिलियन फौज यहाँ पे लगी हुई है। तो उसमें ये है कि जो रिजॉल्व में तेजी आएगी अभी इसमें, और ये देखें कि पहले जो जहद थी, जो स्ट्रगल थी, जो मेनली वैली में थी, अभी हमने देखा है रिसेंटली उसके डेवलपमेंट साउथ ऑफ पीर पंजल रेंज, ये जो इलाके जहां आज हमारे स्ट्राइक्स गए हैं, राजौरी में, पुंछ में, रामबन में, जम्मू में, कठुआ में, इधर भी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है गुजर और बकरवाल है,
इन पॉपुलेशन को वो समझते थे ये डोसाइल हैं, जी, काम हैं, बिल्कुल, कूल हैं। बिल्कुल। लेकिन पहली बार हमने इनका उनकी जो आवाज रिएक्शन- सुनी। जी हाँ, उनका जो रिएक्शन आया है इस दफा वहां पे खास तौर पे पुंछ और राजौरी में, सरनकोट के एरिया में जिस तरीके से दे हैव टेकन अप जो अपने स्ट्रगल है अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेस, वो मेरा ख्याल में रिमार्केबल है। और अब ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर न सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर बल्कि इंडियन पंजाब में आप देखेंगे जी, कि जो वहां से लोग बिल्कुल खड़े होंगे। अमृतपाल सिंह को पकड़ के उन्होंने आसाम में बंद किया हुआ कोई खौफ से, वारिस पंजाब बड़ा अनरेस्ट होने वाला है, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल, और ये अच्छा, 6 आइडियल मिनट हमारे टाइम पास रह है, गए। आइडियल टाइम है